इम्यून सेल फॉर्म। अब हमारी बॉडी में इम्यून सेल नहीं बनेंगी, जिसके कारण क्या हो जाएगा, ये बीमारी हो जाएगी। आ जाओ, आराम से। ये है पार्थ सिंह बघेल, नाम सुने होंगे, कई बार हमने जिक्र भी किया होगा, है ना। और ये हमारी कोचिंग का हीरा है, डायमंड, ठीक है। 2021 में कोचिंग किया था और इसके बाद इसको MBBS के लिए दतिया मेडिकल कॉलेज मिला था और इस बार अभी इसका फाइनल चल रहा है MBBS का, ठीक है। और ये उन छात्रों में से था जिनमें बच्चों को ये कहना पड़ता है कि पढ़ो, और इसे ये कहना पड़ता था कि ज़्यादा मत पढ़ो, कम से कम सो लिया करो 6 घंटे। मतलब इसके मम्मी पापा जो इसको रूम दिए हुए थे, तो जब रात को ये उठते थे तो जैसे मान लो 12 बजे उठे तो देखे कि पार्थ पढ़ रहा है, फिर 3-4 बजे उठे तो देखे फिर भी पार्थ पढ़ रहा है, तो बोलिए ये सोता कब है, ठीक है ना। तब जाकर के मेहनत करने से कहीं ऐसे रिजल्ट आए हैं, ठीक है ना। और ये कोचिंग के लिए और तुम लोगों के लिए एक प्रेरणा है कि आप लोग भी इसी तरह से तैयारी करो। कई बार सुने भी होगे तुम लोग, क्लासेस में भी बताया हूँ। क्यों पार्थ, क्या एक्सपीरियंस रहा, बताओ बच्चों को। सबसे पहले तो मैंने जब कोचिंग स्टार्ट की थी तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर बैच में नहीं किया था, मैं फ्रेश ही था उस समय पे। 11th में आया था, तो मैं 11th में था पहले। तो 10th का एग्ज़ाम देने के बाद मुझे साइंस स्ट्रीम सही लगती थी, इसलिए क्योंकि मैथ्स मुझसे होती नहीं थी, तो फिज़िक्स मेरी उतनी अच्छी थी नहीं। तो मुझे पता था ये बात कि अगर बायो अगर बहुत अच्छी कर ले कोई भी इंसान तो वो 12th के बाद भी निकाल सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा 12th के बाद निकला नहीं, उसके बाद मुझे ड्रॉप लेना पड़ा था। लेकिन फ़िज़िक्स के लिए सबसे बेस्ट मेरे को एक ही चीज़ लगी थी, अगर आप NCERT पे कोर फोकस करते हो और सर के जितने भी लेक्चर्स हैं जो कि इन्होंने पहले पढ़ाए हुए हैं, जैसे नोट्स हैं उनके, तो मैं मोस्टली रिकमेंड करूँगा जो भी पहला पोर्शन है 11th वाला पोर्शन, जो जिसको अपन फिज़िक्स का कोर बोलते हैं, जैसे यूनिट मेजरमेंट से लेकर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया और रोटेशनल मोशन हो गया, ये पूरा जो है ये पूरा बेस बनाता है, जो कि आगे जाके आपको जब आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हो या कोई भी फिजिक्स पढ़ते हो तो वहाँ पे फोर्स की बहुत सारी, जैसे आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो तो स्टैटिस्टिक्स में आपने देखा होगा F=ma का बहुत जगह यूज़ होता है। वहाँ पे क्या इक्वेशन में रखना पड़ता है, जैसे कि एक सिंपल सा सर का इक्वेशन था, मैंने बहुत पहले सॉल्व किया था। एक फॉर एग्जांपल कि एक कोई पार्टिकल है जो कि हवा में बैलेंस्ड है, अब हवा में वो बैलेंस्ड है तो उसमें अब अपने को ये है कि वहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी लग रहा है। बैलेंस का मतलब क्या है, उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है और उसके ऊपर से हवा का रेजिस्टेंस भी लग रहा है, वो दोनों को बैलेंस करके एक न्यूट्रल मोशन में है, तो वहाँ पे आपको F=ma भी लगाना है और F=QE भी लगाना है। तो मतलब वहाँ पे मेजर पोर्शन जो है वो वहाँ पे पीछे का कवर होता है। तो ये दोनों जो लेक्चर्स हैं उनके सर के, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, ये बहुत अच्छे से कर लो क्योंकि आगे जाके वो बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाला है। और जो बाकी न्यूक्लियर फिजिक्स है वो सिर्फ फार्मूला बेस है, उसमें कुछ नहीं करना। अगर आप सिंपल NCERT के बाहर मतलब पीछे भी क्वेश्चंस लगा लोगे तो मोर देन सफिशेंट है इतना करना। और रही बात बायो की, तो बायो तो मैं इतना बोलूँगा कि NCERT आप उंगली पे गिन ना पाओ उतनी बार पढ़ लो, क्योंकि मैं खुद का बता रहा हूँ, जब मैं ड्रॉप लिया था तब मैंने उसको कम से कम नहीं तो 12 से 13 बार पढ़ा है, और वो भी लास्ट के 4 महीने पे। और उससे मेरे को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा मेरा कि मेरे 360 में 355 मार्क्स सिर्फ बायो में थे। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ था और वो भी मेरे गलती की वजह से हुआ था, नहीं तो वो भी सही होते। तो मुझे इतना समझ में आ गया था कि बायो जो है मेजर चंक है पूरे सिलेबस का, जो कि बायो बहुत ज़्यादा बेसिक होता है और बहुत ज़्यादा ईजी है। बस उसको कितनी बार भी पढ़ लो, उतनी बार पढ़ लो कि आपको याद रहे कि हाँ मैंने ये कंसेप्ट कहीं पढ़ा था, इसके ये पार्ट्स मैंने कहीं पढ़े हुए हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन दिखेंगे, आप 3 बाकायदा आप एलिमिनेट कर दोगे और एक क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका सही रहेगा। बस ये है कि ऑप्शंस आपको चूज़ वाइजली करने हैं कि आपके, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ जूलॉजी पार्ट का बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं डाइजेशन चैप्टर से। अब तो मेरे हिसाब से डाइजेशन हट गया है, शायद हट गया है, लेकिन उसके बाकी के रीनल सिस्टम हो गया और ये सारे सिस्टम से
उनमें से आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो। आप एक बार क्वेश्चन जाओ, क्वेश्चन कोई भी लगा सकते हो, एलन हो, आकाश हो, अगर आपको और भी कोई रिकमेंड कर रहा है वो भी लगा सकते हो। बस ये कि एनसीईआरटी छोड़ना नहीं है, इधर उधर पढ़ना नहीं है, क्योंकि पिछले साल का आपने रिजल्ट देखा है, पिछले साल का रिजल्ट नहीं था। मैं तो बोलूँगा वो कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई कर दिया उन्होंने, क्योंकि लेवल उन्होंने बहुत ज़्यादा गिरा दिया है। अगर लेवल कभी भी कोई गिराता है, पेपर बहुत सिंपल आने लगा है, इसका मतलब 720 के कितने नंबर आए, कितने थे? मेरे हिसाब से 45-46 लोग थे जिनके 720 आउट ऑफ 720 आए थे। उसके बाद 600 के अंदर पे कम से कम तो 500-600 बच्चे हैं, मतलब 700 के अंदर पे, सॉरी, और 600 के अंदर पे तो आपको गिनती नहीं है, जो कि पहले जितना 400-450 पे नंबर जाते थे वो अब इस बार 600 पे आए हैं। तो इसका मतलब यही है कि बायो एक मेजर चंक आपका बना सकता है, एक मेजर पोर्शन है जिसमें आप जितना स्कोर कर पाओगे वो आपके लिए बेनिफिशियल है। और रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री मैं रिकमेंड करूँगा कि ऑर्गेनिक पार्ट, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पूरा पार्ट सिर्फ एनसीईआरटी खोलो, कुछ भी नहीं करना है, कहीं से कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी पीछे का पूरा रट लो। और जहाँ तक रही बाकी की केमिस्ट्री की, बाकी केमिस्ट्री आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, जो भी सोर्स आपको अच्छा लगे। और मैं तो यही बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा कि फ़िज़िक्स के लिए सबसे बेसिक है, सर के पहले लेक्चर्स देख लो, क्योंकि बेसिक वहीं से पूरा क्लियर होगा। मेरा भी खुद का बेसिक वहीं से क्लियर हुआ, उसके बाद मैंने जो है हाई स्टैंडर्ड्स की तरफ मैं गया था पढ़ने के लिए, लेकिन वो मेरे कोई काम का नहीं आया, क्योंकि ऐसा पेपर आया ही नहीं था, क्योंकि बायो ने कवर करवाया था। फिजिक्स में और आते शायद और अच्छा स्कोर कर सकता था, लेकिन फिजिक्स में उतना अच्छा आया नहीं मेरा स्कोर। बट मेरे को जितना भी आया मैंने बेसिक कवर करने के बाद ही आया है। मतलब कुल मिलाकर के बात ये है कि सबसे पहले जैसे उसने बोला कि इतनी बार आपको याद करना है, मतलब रिवीजन है ना, जितनी बार रिपीट करोगे तुमको उतनी बार नई नई चीज़ें खुद ही समझ में आती जाएंगी कि हमें क्या करना है। एक बार पढ़ोगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, जैसे हमने कहा ना, पार्थ ने बोला कि 4 में से 3 रिजेक्ट हो जाते हैं। वो रिजेक्ट तब होंगे जब बाकी के बारे में जानते होगे। जब आप बाकी के बारे में जानते नहीं तो आपको चारों के चारों लगेंगे कि चारों हो सकते हैं। जैसे मान लो कि अब पेपर में क्वेश्चन आया डाइजेशन से, ऑप्शन दिए हुए हैं सर्कुलेशन के तो जब तुम्हें पता चलेगा कि ये सर्कुलेशन के ऑप्शन है तब तो उन्हें रिजेक्ट कर पाओगे, है ना। तो ये एक रिजेक्शन मेथड भी है आंसर देने की, इसे कहते ही है रिजेक्शन मेथड। और ये मेजॉरिटी पोर्शन में आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये मैं ऐसे बोल रहा हूँ, थोड़ा इजी लग रहा होगा कि मैं बोल दे रहा हूँ, फ्लो में बोल दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जब आप 8, 9, 10 बार एनसीईआरटी पढ़ लोगे ना, तो आपको खुद भी ये जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको खुद भी लगेगा 3 तो है ही नहीं बिल्कुल भी। हाँ। क्योंकि वो आपको पीछे का याद रहेगा। 8, 9 बार पढ़ना बहुत होता है। एनसीईआरटी एक इतनी सी है, उसको 8, 9 बार आपने पढ़ लिया तो आप समझ लो कि आपका रिवीजन, थॉरो रिवीजन कितना होता है, क्योंकि पहले गो में तो बहुत टाइम लगता है। एनसीईआरटी ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी के हर एक वर्ड्स में बहुत सारी चीज़ें छुपी रहती हैं, बोलते हैं, वो तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। वो तो है ही कि पढ़ने के बाद एनसीईआरटी, अगर कोई लड़का बिना मतलब एनसीईआरटी डायरेक्ट पढ़े तो उसको समझ में आती ही नहीं है। पहले तो वो नोट्स ही पढ़ता है, इसके बाद ही वो एनसीईआरटी पढ़ पाएगा। बाकी तो उसको चाहे पेपर पढ़वा दो और चाहे एनसीईआरटी पढ़वा दो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही रहता है ना, पेपर पढ़ते तो हो गया ठीक है, उसमें तो समझ में आ जाता है कि अच्छा ऐसा हुआ। उसमें ये भी नहीं समझ में आता है कि अच्छा बस पलट गई है उसमें लगेगा पूरा सब क्रैश हो गया है, कुछ पता ही नहीं है हो क्या रहा है। ठीक है ना, तो चलो ठीक है, मैं क्लास लेके फिर मिलता हूँ। ठीक है, चलो बैठना, अभी मैं आता हूँ। ठीक है, ऐसे कई सारे बच्चे हैं। देखो अभी पार्थ फाइनल चला गया है, एक जो और लड़का है रुपेश था, है ना, वो तो पीजी कर रहा है। ठीक है, और ये सब फिर रीवा आएंगे है ना। तो चलिए, अच्छा लगता है। जैसे एक लड़की अभी आकांक्षा थी, वो वेटनरी करने लगी थी, है ना, और उसका जैसे ही वेटनरी कंप्लीट हुआ उसने भरा सीधी पोस्टिंग हो गई उसकी गवर्नमेंट, है ना। 55-70 हज़ार उसकी सैलरी स्टार्ट, है ना। तो हमारे लिए तो यही सबसे बड़ी खुशी है ना।